वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बात हुई है और इसने किस तरीके से लेके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डील किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बाय डेफिनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स की बात को छेड़ा इसने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने। और इसमें जो बात बेसिकली जहाँ से शुरू हुई थी वो ये थी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर से मुशाबहत नहीं रखते, डिफरेंट हैं। तो फिर जो है वो कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसने कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को भी इंड्यूस किया। यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात भी इसने छेड़ी। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स to form new orbitals which are called hybrid ones। सो उसकी अभी बात एग्जाम्पल से हम समझेंगे, लेकिन यहाँ ये बात हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट पे इसने छेड़ी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमें पता है कि एस, पी, डी और एफ हैं। तो एस की जो शेप है वो हमें मालूम है कि राउंड शेप है। इसके अलावा जो पी ऑर्बिटल है इसकी शेप जो है वो एक डम्बेल टाइप शेप है। तो ये राउंड है, ये डम्बेल है और घंटे की तरह की एक अजीब सी शेप है जिसको सही तरीके से यहाँ ड्रॉ करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ बताना ये डी और एफ़ की जो शेप्स हैं, S is round, this is easy to manage. P is dumbbell, a sort of a bell. D orbital has D and F orbitals have complex shapes basically. लेकिन जब मॉलिक्यूल्स में मिल जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये स्टडी किया, ये इन्वेस्टिगेट किया कि जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं तो वो इन शेप्स के नहीं होते, ना डम्बल्स हैं ना राउंड हैं, बल्कि एक नई शेप्स के ऑर्बिटल्स हैं। तो फिर जो है ये कॉन्सेप्ट इंड्यूस करना पड़ा हाइब्रिडाइजेशन का कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग से पहले इंटरमिक्स होते हैं, जैसे कार्बन के मीथेन में वगैरह वगैरह, और फिर जो है वो बॉन्डिंग में टेक प्लेस करते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के लिए। तो ये जो है बात जहन में रखने वाली है, इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो इसने जो है शेप्स और ज्योमेट्रीज की बात की। शेप्स एंड ज्योमेट्रीज के टॉपिक को इसने छेड़ा और वहीं से ये हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट भी आया। लेकिन बहरहाल जब मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो उनका पैटर्न किस तरह का होगा, वो लीनियर ज्योमेट्री में जुड़ेंगे, प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल होगी वगैरह वगैरह। तो ये बात जो है मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन जो है उस पे भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने काम किया। और बॉन्ड एंगल्स की भी, जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ्स की बात भी करते हैं और बॉन्ड एंगल्स की बात भी करते हैं। इसके बाद इसने ये कहा कि जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स है।
ये वैसे कोई इतनी नई बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये बेसिकली डील ही कोवलेंट बॉन्ड से करती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की, वो स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेगी जितना वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो बॉन्डिंग में यूज़ हो रहा है उसका वो कितना उन दो न्यूक्लियस के बीच में एम्बेडेड है, फिक्स्ड है, और कितना स्पेस्ड है। तो ये बात भी इसने छेड़ी। इसके बाद इसने ये भी कहा कि बॉन्ड्स जो हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो डायरेक्ट सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। जब डायरेक्ट ओवरलैप हो नेक टू नेक तो बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो साइडवेज ओवरलैप होती है वो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जो सिंगल बॉन्ड जब भी होता है, दो एटम्स जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मॉलिक्यूल को बने, तो सिंगल बॉन्ड हमेशा जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड की बात आएगी तो वो पाई बॉन्ड होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं इसकी जो इसने की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, इस थ्योरी को लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि इसने हाइड्रोजन बेसिक नोयत का एक एटम है, 2 हाइड्रोजन्स को जोड़कर इसको समझते हैं। तो हाइड्रोजन की अगर बात करें मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग के नतीजे में बना है। हाइड्रोजन का 1s1 है, तो दूसरी हाइड्रोजन का भी 1s1 है। तो s ऑर्बिटल है, तो ये राउंड शेप्ड हैं, इनकी शेप ड्रॉ करना आसान है। और दूसरे का भी s ऑर्बिटल है, तो राउंड शेप्ड है, और यहाँ बीच में जो है वो ये ऑपोजिट स्पिन्स के साथ इलेक्ट्रॉन का पेयर हम दिखाएंगे। ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है इसकी। तो ये बेसिकली s ऑर्बिटल है ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, and this is the s orbital of the second hydrogen atom, and they have overlapped and their electrons have now been bonded. So now this is the plane where the chance of finding these electronic pair is maximum. तो यहाँ पे ही जो है यही इनका म्यूचुअली शेयर्ड जो है वो मदार है। पॉइंट ये है कि जब एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ क्योंकि s और s हैं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसलिए इसकी शेप कोई डिफरेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखें अगर, तो इसकी शेप के कॉन्टेक्स्ट में भी जब इसको व्यू किया जाए स्पेसिफिकली तो राउंड आपको शायद नज़र ना आएगी। तो ये भी नॉर्मल से हट के है, ये इस तरह का एक प्लेन है जिसके बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर है ये एम्बेडेड है। तो रिजल्टेंटली जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है वो H2 है। तो यहाँ रिलेटिवली अभी सिंपल मॉलिक्यूल है, तो जस्ट इलेक्ट्रॉनिक ओवरलैप यानी एटम्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के नतीजे में एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात समझें सादा ज़ुबान में। इसी तरह से हाइड्रोजन और एक उसके साथ डिफरेंट एटम को अगर जोड़कर हम एक मॉलिक्यूल बनाएं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को मिलाएं, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनता है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड नेचर का बनता है। इसमें हाइड्रोजन का
1s1 यूज़ होगा क्योंकि इसका है ही एटॉमिक नंबर 1। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो 1s2, 2s2 एंड 2p इज़ 5। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दरकार है, तो इसका जो है p ऑर्बिटल ये यूज़ होगा ओवरलैप के लिए। तो यहाँ पे जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इस चीज़ को बनाना है, तो ये हाइड्रोजन का, और ये जो डम्बेल है वैसे तो इसको पोर्ट्रे करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मली पोर्ट्रे करना हो तो कुछ इस नोयत का हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इनका ओवरलैप दिखाकर तो फिर यहाँ पे हम इनको मिला दें तो ये एक सिंपल सा ओवरलैप आप यहाँ इसको समझा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर विद ऑपोजिट स्पिन जो है वो बॉन्ड हुआ और मॉलिक्यूल जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए और उसके नतीजे में हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हम शेप्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात को समझने की कोशिश करें तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंड्यूस हुआ और ये कैसे उसको बताना पड़ा कि हाइब्रिडाइजेशन को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री ज्योमेट्री समझने के लिए और शेप समझने के लिए। ये एक बेरिलियम ग्रुप 2 की मेटल है, हैलोजन के साथ मिलाकर ग्रुप 17 की बेरिलियम क्लोराइड फॉर्म की। अब ये जो बेरिलियम क्लोराइड फॉर्म हुई है यहाँ पे, इसकी जब शेप की बात करते हैं ज्योमेट्री की यानी कि, तो लीनियर है, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, बी इन सेंटर and halogens at the corners, and this line shows the covalent bond of the shared electron pair between beryllium and two halogens on either side. So the point here is the linear geometry only gets justified when the concept of hybridization is brought into play. पॉइंट ये है कि इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यानी इसके 1s में 2 है और 2s में 2 है, इसका 2p तो एम्प्टी है, लेकिन 2p में 3 जगह हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स पाया जा सकता है, 2px, 2py एंड 2pz। तो 1s में यहाँ 2 हैं, इसको तो ये तो इनर शेल है, तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, तो वैलेंस शेल की बात यहाँ पे होती है। इलेक्ट्रॉन्स जब कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है। तो बहरहाल ये अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2s का ऑर्बिटल है, ये इंटरमिक्स कर गया 2p के पहले से, ये भी 2p है लेकिन 2py है, ये 2pz है। तो ये समझ लें बात कि 2p की 3 ओरिएंटेशंस हैं, ये 3 ओरिएंटेशंस अलॉन्ग x, y एंड z एक्सिस। तो ये इंटरमिक्सिंग के नतीजे में अब जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये टूट जाएगा और ये जो 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा विद 1 स्पिन और 2px में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा विद सेम स्पिन। अब इनको 2s और 2px नहीं कहना, ये s और p के मिक्सिंग से बना है, एक s और एक p के मिक्सिंग से, तो इनको कहना है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये है हाइब्रिडाइजेशन। वो कहता है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पहले बने जो कि एक डिफरेंट ज्योमेट्री के थे फ्रॉम नॉर्मल ज्योमेट्री विच s and p हैव। ये उनका एक यूनिक मिक्सचर थे, समथिंग like this, one lobe is bigger and other lobe is smaller. This is positive in the wave function and this is negative in the wave function. So this is s and p. So s and p hybrid orbital have a different geometry, a different plane,
and different orientation along the nucleus. So this hybrid orbital of beryllium is responsible for linear geometry in beryllium chloride, and this is the concept of hybridization which just justifies the linear pattern of beryllium chloride, where the bond angle here we know is going to be 180 degree and geometry is linear. So now you can आप ये बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करते रहेंगे कि जब भी लीनियर पैटर्न है तो sp हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है किसी न सेंट्रल एटम की, और यानी कि AX2 नोयत के मॉलिक्यूल की में sp हाइब्रिडाइजेशन ही हुई होगी तो उसकी लीनियर पैटर्न है। और ये चीज़ें फिर बाय डिफ़ॉल्ट साथ साथ आप लिंक वाइज जो है ज्यों वेस्पर थ्योरी के अक़दे खुलते जाएंगे तो ये चीज़ें ख़ुद ही आपको अज़बर होती चली जाएंगी। अब अगर बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की थोड़ी सी बात कर लें BF3 की, तो बोरॉन जो है ये ग्रुप 13 की मेटलॉइड है, एटॉमिक नंबर इसका 5 है, तो 1s2 and 2s2 and 2p is 1। अगेन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की वजह से जो ज्योमेट्री है इसकी प्लेनर वो जस्टिफाई होती है। इसमें बोरॉन सेंट्रल स्टेज लेता है और उसके गिर्द फ्लोरीन्स जो हैं वो इस तरह से 3 लगी हुई हैं, तो ये जो ज्योमेट्री बनती है इसको हम कह सकते हैं प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये तब ही होनी है जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी है। कैसे होनी है? s और p की इंटरमिक्सिंग से। यहाँ जो है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2px ये 2px है, ये 2py वेकेंट है, 2pz भी वेकेंट है। तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग बेसिकली जो है वो इन 3 की होनी है। तो एक s और 2p मिलके 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, इसलिए भी हाइब्रिड हैं। और ये अब s और p2 की इन्वॉल्वमेंट है। हमारे पास प्लेन आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी हमारे पास। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में सेंट्रल एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो फिर जो ओरिएंटेशन होगी इस तरह के किसी भी मॉलिक्यूल की, यानी AX3 नेचर के की, वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो ये भी एक बात, इस तरह की बातें सारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अखज़ शुदा हैं। तो हम ज़रा कार्बन की बात छेड़ लेते हैं, क्योंकि कोर्स के रेफरेंस से भी FSC मैट्रिकुलेशन लेवल पे कार्बन और sp3 और sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है। तो यहाँ पे मीथेन की बात से स्टार्ट करते हैं। मीथेन इज़ CH4। सो फॉर मीथेन यू नीड टू स्टडी कार्बन। कार्बन जो है ये ग्रुप 14 की मेटल है, वैलेंस शेल में इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p2 है। लेकिन ये शेप्स जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मीथेन में फॉर्म होती है वो जस्टिफाई नहीं होती जब तक इंटरमिक्स्ड नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो ना वजूद में लाए जाएं, और वो लाने के लिए फिर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको टेक इनटू प्लेस करना पड़ेगा। सो मीथेन हैज़ अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज़ ऑफ 109.5 degree roughly, and now you need to study carbon here specifically, and valence, this is 2s,
and 2 electrons. These are 2p's x, 2p y and 2pz. Because P has 3 orientations, we are just dealing with S and P orientations at the moment. So for P there are 2, क्योंकि ये जो हमारे हुन्स रूल, पॉलीज एक्सकल्जन प्रिंसिपल, उन सबको मिलाएं तो एक ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन्स के साथ, और नेक्स्ट में नहीं जाएगा। जब पेयर अप हो सकता है एक में तो वो पेयर अप होगा पहले, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। तो हमने उस हिसाब से की, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो ये S और P यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, 1s and 3p's get intermixed in this case to form 4 orbitals, 4 sp3 orbitals of equivalent energy, and they have definitely lower energy patterns than the original ones. That is why they are more stable and more formidable to overlap with different atoms to form molecules. तो ये भी ज़रूरी बात थी। तो ये देखिएगा, अब ये 4 इस sp3 ओरिएंटेशंस की वजह से हाइड्रोजन्स जो हैं इनके तो 1s1 है, तो वो आपको पता है कि राउंड शेप्ड है। इन्होंने तो अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जो सेंट्रल कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने यूटिलाइज कर रही है हर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये इस तरह से आप दिखा सकते हैं 2 lobes ऑफ इंटरमिक्स्ड। लेकिन पॉइंट ये है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और इंटरमिक्स्ड ऑर्बिटल जिसकी एक लोब बड़ी और एक छोटी है, वेव फंक्शन की वजह से, याद रखिएगा, प्लस और माइनस इन वेव फंक्शन के डिफरेंस की वजह से जो नया ऑर्बिटल बनता है उसकी एक लोब बड़ी और एक लोब छोटी होती है। छोटी अमूमन दिखाई नहीं जाती, बड़ी दिखाई जाती है। ये जो बड़ी वाली लोब है ये एस ऑर्बिटल से मिल जाती है, ये नेगेटिव फंक्शन कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस वाला फंक्शन रहता है। तो ये प्लस वाला फंक्शन जो है फिर नए ऑर्बिटल को जन्म देता है जो कि sp3 ऑर्बिटल है और फॉर्म करता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इन केस ऑफ मीथेन एंड सिमिलर मॉलिक्यूल्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें कार्बन के कॉन्टेक्स्ट में, तो अगर एक S और एक P मिलें तो इथीन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सॉरी, एक S और 2 P मिलें तो इस तरह से हमें एक प्लेनर शेप्ड का जैसे कि BF3 की बात भी छेड़ी थी, वहाँ भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ही बनी थी। ये भी प्लेनर ज्योमेट्री हमारे पास आती है जब हम इथीन का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। अब यहाँ एक बात याद रखें कि डबल बॉन्ड की बात भी आ गई है, अभी पहले डबल बॉन्ड की बात नहीं आई थी। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है, ज्योमेट्री ये प्लेनर है, जस्टिफाई करती है हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की, इस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ हम ये 2s बनाएं और उसका इलेक्ट्रॉन पेयर 2px, उसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर, और ये 2py
और 2pz ये वेकेंट हैं। तो इंटरमिक्सिंग यहाँ इस केस में 2s और 2py तक होगी। तो यहाँ पे जो है वो 2pz की इन्वॉल्वमेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस केस में हम देखेंगे कि 1s and 2p orbitals intermix to form 3 ऑर्बिटल, और ये 2pz जो है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ द इनिशियल बॉन्डिंग। इसलिए ये जो सेकंड बॉन्ड होता है, ये जो फर्स्ट बॉन्ड है जो डायरेक्ट नेक टू नेक है, वो इस तरह से ये है कार्बन्स के दरमियान, क्योंकि इसमें दोनों कार्बन्स जो हैं वो आपस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये नेक टू नेक मिक्सिंग के नतीजे में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गया, और इस तरह से, और बाकी हर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म किया है। हर कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसीज पूरी की हैं वैलेंस शेल की, और ये वाला जो है ये 2pz है, तो ये परपेंडिकुलर है। इसलिए ये जो सेकंड बॉन्ड होता है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स अबव द प्लेन ऑफ द फर्स्ट बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड है, या बिलो द प्लेन है। तो सेकंड बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अबव और बिलो द प्लेन ऑफ द फर्स्ट बॉन्ड which is the sigma bond. So the first bond, which is formed with direct neck to neck connection, is called sigma bond, and the second bond, which formed due to unhybridized orbital, is perpendicular to the original one, the first one, and that is called pi. So overall अगर आपने मिला के देखना है तो इसमें 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 1 पाई बॉन्ड है। एसिटाइलिन यानी इथाइन की अगर बात करें, एसिटाइलिन या इथाइन, तो यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और प्लेनर ज्योमेट्री है, लीनियर ज्योमेट्री है। द बॉन्ड एंगल इज़ 180 डिग्री like BCl2. In this case, it is because of sp hybrid orbitals of carbon atoms, both of the carbon atoms, 1s. So in this case, definitely 2 of the orbitals will remain unhybridized. That is 2py and 2pz. That is why in this case there will be 2 यानी कि यहाँ पे एसिटाइलिन के केस में 2 अनहाइब्रिडाइज्ड, एक 2py और एक 2pz, 2py 2pz। तो ये हमारे पास फिर प्लेन्स और मज़ीद हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को अराउंड द सेंट्रल एटम फाइंड करने के लिए, जब हम इथाइन की बात करेंगे।